हेलो दोस्तों, इस चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। साइको टॉक विद डॉक्टर श्रुति। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको मैं एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने 40 क्रॉस कर लिया है? और अगर हाँ, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 40 के बाद ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए अपनी लाइफ को एक्साइटिंग बनाने के लिए। आप सोचेंगे 40 क्रॉस हो गया है तो क्या ऐसी एक्साइटिंग चीज़ हो गई है, क्या ये बिग डील है? हाँ, डेफिनेटली ये एक बिग डील है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के मिड फेज में आ चुके होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी लेने लगती है, कंसिस्टेंसी लेने लगती है, अननेसेसरी चीज़ें हम अवॉइड करने लगते हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें इस स्टेज में होने लगती हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए जो हमारे 40 डिकेड को बेस्ट डिकेड हम बना सकें? जानिए मेरे साथ आगे होने वाले वीडियो में। तो जैसे जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके इस मिड 40s में आने लगती है, 40 के बाद आने लगती है, क्या चीज़ें हैं जो बदलती हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमें बदलनी है, ये आप मेरे वीडियो में जानेंगे, ये मेरे वीडियो में सीखेंगे। पहला, अवॉइडिंग प्रिटेंशियस बिहेवियर। मतलब जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे एक्सेप्टेंस लेवल हमारे अंदर 40 के बाद बढ़ने लगता है, अननेसेसरी चीज़ों को हम इग्नोर करने लगते हैं, जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ है उसके प्रति भी हम एक्सेप्टिंग हो जाते हैं, उसे मानने लगते हैं, स्वीकृति अपने अंदर आने लगती है। जहाँ हमें इन्वॉल्व नहीं होना है वहाँ हम इन्वॉल्व होना छोड़ देते हैं, जिस चीज़ों में हमें इंटरेस्ट आता है हम वो चीज़ें करने लगते हैं, फेक बनना छोड़ देते हैं, जहाँ पे हमको झूठ दिखाना पड़े कि हम जहाँ खुश नहीं हैं वहाँ खुश दिखाएं, ये चीज़ हम 40 के बाद सबसे पहले छोड़ते हैं। तो पहली चीज़ ये कि हम प्रिटेंशियस बिहेवियर किसी के सामने बनना या झूठ दर्शाना छोड़ देते हैं। सेकंड, बहुत ही असर्टिव और कॉन्फिडेंस आने लगता है। इस 40s के एज में हम एक कॉन्फिडेंस के पीक पर आने लगते हैं, क्योंकि लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा चुके होते हैं। हालांकि मेल्स के मामले में ये कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा स्टैग्नेंसी पे आ सकता है, थोड़ा सा रुका रुका सा हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्किंग है, उनके करियर स्पैन में कोई ब्रेक्स नहीं लगते जनरली, मोस्ट ऑफनली। लेकिन फीमेल्स में आप ये ज़रूर देखेंगे कि आफ्टर 40s एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है। वो अपनी नई नई हॉबीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, नई चीज़ें एस्पायर करने लगते हैं, अपने अंदर के शर्मीले स्वभाव को पीछे छोड़कर, शाइनेस को पीछे छोड़कर उसको ओवरकम करते हैं और नई नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, करियर को फिर से अचीव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाती है और अपनी जो रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलर जिम्मेदारियों से भी वो यूज टू हो जाते हैं, उसके प्रति हम स्वीकृति के साथ उसे निभाने में सक्षम हो जाते हैं। तो फीमेल्स में ये कॉन्फिडेंस का पीक आप 40s के बाद देखेंगे। तीसरा, अननेसेसरी ड्रामा अवॉइड करने लगते हैं। हाँ, जो पहले हम बहुत ज़्यादा ड्रामा करते थे, अटेंशन चाहना चाहते थे या खुद को ओवर प्रायोरिटाइज या सेल्फिश बनते थे, वो चीज़ें अब कम होने लगती हैं। हम थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और अननेसेसरी ड्रामा, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो घर पर हो, वो हम अवॉइड करते हैं। हम जनरली शांत रहने की या चुपचाप उस मैटर से निकल जाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर भी अगर हम देख रहे हैं कि ऑफिस में पॉलिटिक्स है या घर में पॉलिटिक्स है, हम उसे रिएक्ट ना करते हुए सोच कर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये अननेसेसरी ड्रामा अब हमें लाइफ में नहीं चाहिए होता है। ये जनरली हमें 40s के बाद समझ में आता है कि हमने कितना समय ड्रामा करने में वेस्ट कर दिया, तो हम इसे रोकने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्विटिंग द स्टफ यू हेट। हाँ, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, 40s के बाद हमें वो कॉन्फिडेंस आता है कि अब बस, अब इसके आगे हम वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते। चाहे वो एक आपका रिलेशनशिप हो या ओल्ड पैटर्न वाला जॉब हो जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट फैमिलीज़ के इश्यूज़ की वजह से या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से आप उसे आज तक करते आए हैं, हम चाहते हैं कि वो अब उसे रोक दें। हेल्थ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, उस चीज़ में ध्यान देना शुरू कर देते हैं जिसमें मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमारी दोनों नॉर्मल रहे। जिस चीज़ में दिलचस्पी ना हो उस चीज़ को छोड़ने लगते हैं और जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसे ढूंढने लगते हैं। मेंटल और फिजिकल हेल्थ इस 40s में ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा है। अगर आप अननेसेसरी स्ट्रेस में हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है,
इस चीज़ की इम्पोर्टेंस अगर आप जल्दी ही जान लें तो आप बाहर भी जल्दी ही निकल सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपके करियर की वजह से डिप्रेशन आ रहा है, स्लीप डिप्राइव हो रही है, नींद नहीं हो पा रही है, या आपके रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है, स्ट्रेस्ड है, तो छोड़ देने में ही वो उसमें आपकी भलाई है। उसे आप कंटिन्यू ना करिए, क्योंकि वो आपको बेटर आउटकम नहीं देगा। आप अगर किसी के बैड बुक्स में भी रह रहे हैं, अपने ऑफिस में सेटिस्फाइड नहीं हैं और ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड स्टार्ट। आप इस एज में भी स्टार्ट करने से पहले सोचिए मत। डेफिनेटली आप अपना नया बिगनिंग, नया स्टार्ट कर सकते हैं। ये एज एक राइट टाइम है जब आपको आपकी ज़िंदगी से प्यार करना सीख लेना चाहिए। इसी एज में आपको अपने आप से प्यार करना आने लगता है। तो इसे जानिए, खुद को देखेंगे तो ही इसे आप जान पाएंगे। डेवलप एक्सरसाइज रूटीन। अपनी फिटनेस के लिए बहुत ही सही समय है। आप मिड लाइफ में आ गए हैं, तो ऐसे टाइम पे आप अपनी फिटनेस रूटीन को स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज है, हॉबी में जुम्बा है, स्विमिंग है, या और भी कुछ है जो आपको फिज़िकली फिट रख सके, वॉकिंग है। ये आप चीज़ों पे इसे आप स्टार्ट करिए। अपनी फिटनेस पे ध्यान रखिए। एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक को अवॉइड करिए, बाहर खाना खाना अवॉइड करिए। जितना हो सके कुक होम, घर पे खाना बनाइए, घर पर खाइए। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स पर जाइए। हैव अ गुड स्किन केयर, अपने स्किन का ध्यान रखिए। ऐसी जिन्हें अल्कोहल या स्मोकिंग की हैबिट है, आफ्टर 40s आपको वो हैबिट को कट डाउन करना ही सही होगा। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो सी टू इट आप देखिए कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भी आप कंज्यूम करें। तो ये एक फिटनेस रूटीन, अगर हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, फिटनेस रूटीन अच्छा रहेगा, तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो दिस इज़ इट, हैव अ गुड फिटनेस रूटीन। नेक्स्ट इज डेवलप अ हॉबी। डेफिनेटली अगर ज़रा सा भी समय आप अपनी हॉबी के लिए निकाल सकते हैं, आप कोई क्रिएटिव चीज़ ऐसी कर सकते हैं, चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है, पोइट्रीज़ है, या कोई लेख लिख सकते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, या कोई और एक्टिविटी में, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आप ज़रूर इसे एनरिच करिए, इसे बढ़ाइए। और है रीड करिए, हैव अ गुड रीडिंग हैबिट। जैसे कि एक मैं कोट करती हूँ कि इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू यू हैव टू बी पोलाइट। लर्निंग के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, नई चीज़ सीखने की कोई भी एज नहीं होती। आप किसी भी एज में कोई भी नया रूटीन, कोई भी नई चीज़ को सीख सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप रेगुलर रीडिंग हैबिट में हैं तो ये आगे आपके हेल्थ रिलेटेड, डिमेंशिया, मेमोरी रिलेटेड इश्यूज़ को अवॉइड करता है, इसे टालता है। तो हैव अ गुड रीडिंग हैबिट। इस एज में आप अपने फाइनेंसेस बहुत हद तक स्टेबल भी कर देंगे, तो एक इक्वल स्टेबिलिटी फाइनेंसेस की इस एज में आ जाएगी। सो हैव अ गुड फाइनेंस, मैनेज योर फाइनेंस। अपने फाइनेंस को मैनेज करिए। घर लेना चाहते हैं, घर ले लीजिए। आप नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल स्केल पे ही सही आप छोटा सा बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अननेसेसरी ड्यूज़ है, अननेसेसरी डेट्स हैं, लोन्स हैं, उसे आप जल्दी से जल्दी फिनिश करिए। कोई नया लोन हो सके तो इस एज में ना लीजिए, ताकि वो आपके फ्यूचर प्लान्स को डिस्टर्ब करे। जो नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स है, वो नेसेसरी इन्वेस्टमेंट आप इस एज में करना बहुत ही अत्यावश्यक है आपके फ्यूचर प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए। तो इसे भी आप करिए। अपने फाइनेंसेस को इस एज में मैनेज करिए। तो अगली चीज़ है फोकस ऑन द थिंग्स अराउंड यू। मतलब अपने सराउंडिंग को, अपने को छोड़कर अब अपने सराउंडिंग को भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है इस समय। जैसे अगर आपके एनवायरनमेंट में, आपकी फैमिली में अगर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको जिस तरीके से आप सपोर्ट कर सकें उसे देखिए। चैरिटी, किसी को हेल्प चाहिए आपसे, आप किसी भी माध्यम से उनको चैरिटी अगर दे सके तो वो करिए। क्लीनलीनेस पे ध्यान दीजिए। आपके सराउंडिंग में अगर आपके पास ज़रा सा भी समय है तो साफ़ सफाई की ओर, आपकी बिल्डिंग में, आपके अपार्टमेंट्स में, आपके एरिया में साफ़ सफाई की ओर भी आप ध्यान दीजिए। और किसी को हेल्प चाहिए आपकी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आप, जहाँ आपकी सेल्फलेस एटीट्यूड जहाँ पे आपका दिखे कि आप थोड़ा सा अपने बाउंड्रीज़ को जहाँ एक्सपांड करें, इसे आप एक्सपांड ज़रूर करिए। अपने से बाहर लोगों को अभी आप देखिए कि आप कहाँ
कहाँ उपयोगी आ सकते हैं। तो ये सेवरल रीजंस है, बहुत सारे रीजंस से आप दूसरों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, दूसरों के साथ उनकी लाइफ को बढ़ाने में, एनरिच करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में लाइएगा। अगली चीज़ है बिहेवियर हैज़ अ बिग क्वांटम लीप। इस एज में बिहेवियर का, आपके नेचर का बहुत बड़ा क्वांटम लीप होता है। तो क्या क्या क्वांटम लीप्स होते हैं, क्या क्या ऐसे पड़ाव है जो हम बहुत जल्दी इस एज में पार कर लेते हैं। तो पहला है यू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। आप इस एज में कोशिश करिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए। सबकी अपनी जर्नी है, सब अपने पेस से चलते हैं। तो अपने अपने फ्लॉस, अपनी अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें भी एक्सेप्ट करिए और अपने आप को भी माफ़ करिए और एक्सेप्ट करिए और कंपैरिजन छोड़ दीजिए। अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं। लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। हाँ, डेफिनेटली गलती करने की फ्रीडम सबको है, लेकिन कोशिश करिए गलती रिपीट ना हो। अपनी गलतियों से सीखिए ताकि आपकी आगे की लाइफ और बेहतरीन हो सके। लेट गो ऑफ योर ग्रजेस। अपने झगड़ालू जो आपके सराउंडिंग आपके वजह से अगर हुआ है या किसी के साथ अननेसेसरी वाद विवाद है, विषाद है, ये आप रिजॉल्व करिए। इसे आप इस कन्फ्लिक्ट को जितनी जल्दी हो सके उसे मिटाइए। उनके साथ दोस्ती फिर से अगर कर सकें तो रिलेशनशिप बॉन्ड फिर से बना सके तो फिर से करिए। अगर आपका ये अनफॉरगिविंग एटीट्यूड रहेगा तो आपके आगे चल के हार्ट रिलेटेड डिजीज़, स्ट्रोक या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी बीमारियों को आप टाल सकते हैं। तो क्योंकि आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री उतनी हो जाती है आपके एक्सेप्टिंग नेचर की वजह से। तो कोशिश करिए कि आप अनफॉरगिविंग बन सकें। एम्ब्रेस ऑप्टिमिज्म। पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ देखना, ये एक आउटलुक है। ये बहुत जल्दी नहीं आता, लेकिन आप इसे डेवलप ज़रूर कर सकते हैं। कुछ अच्छा होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव देखना आसान है, लेकिन नेगेटिव सराउंडिंग में भी आप एक सिल्वर लाइनिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड देखना, ये कला है। इसे आपको डेवलप करना चाहिए। जैसे अगर आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसमें से अगर आपको इतना ही मिलता है तो भी निराश मत होइए। उसमें भी संतोष मानना और उसमें से भी कुछ और नया क्रिएट करना, ये आपके हाथ में है। ये करिए आप। पॉजिटिव आउटलुक रखने से कैंसर और स्ट्रोक और सीरियस डिजीजेस, सीरियस बीमारियों को आप टाल सकेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, रिमूव टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। अपने लाइफ से जो नेगेटिव पीपल हैं, जिनको आपने इतने सालों तक कन्विंस करने की कोशिश की है, सुधारने की कोशिश की है और आप अगर नहीं कर पाए हैं तो उन्हें अपनी लाइफ से जाने दीजिए, राम राम कर दीजिए। क्योंकि आप उन्हें नहीं सुधार सकते। ये बेहतर यही होगा कि अपने आप को वर्कआउट करें और अपने आप को आप सुधारें। और जो आपको टेरिबल फील कराते हैं, बुरा फील कराते हैं, उनसे आप दूर रखने और डिस्टेंस बनाने की कोशिश करिए। जिनसे आपकी बनती है, आपके दोस्त हैं, यार हैं, उनसे दोस्ताना बढ़ाइए। उनके लिए भी टाइम निकालिए, उनके साथ बाहर जाइए और उनके साथ बॉन्डिंग और कंपेनियनशिप बढ़ाइए। फिर हाँ, अब तक 40s तक आप इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में कि खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। तो कोशिश करिए कि आफ्टर 40 आप अपने लिए एक लोन टाइम निकाल सकें, अपनी क्रिएटिविटी को दे सकें। अलोन टाइम में आप चाहे जो कर सकें, अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। एक हम खुद अपने साथ रहते रहते जान जाते हैं कि हमको खुद को रिलैक्स कैसे करना है, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, माइंडफुलनेस हो और बहुत सारे तरीके हैं आपको रिलैक्स करने के लिए। एक सिंपल वॉक हो, दोस्तों के साथ बात करना हो, या अगर आपको हेल्थ रिलेटेड, माइंड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, थेरेपिस्ट के पास जाना हो। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आपको खुद को रिलैक्स करने के लिए। और हाँ, कभी कभी लिटिल बिट ऑफ वाइन एंड चॉकलेट विल ऑल्सो डू। आप कुछ क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में खुद को रिलैक्स करने के लिए चॉकलेट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। वो एक नेचुरल स्ट्रेस बस्टर है और इसे आप ज़रूर करिए। आफ्टर 40s में लेडीज़ को देखती हूँ बहुत ज़्यादा इंडोलेंट हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम घर पे बिताती हैं, डिपेंडेंट रहती हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स, और अपने रेगुलर रूटीन से बाहर नहीं निकलती, मोबाइल में ज़्यादा टाइम व्यतीत करती हैं। उनके पास और ज़्यादा अगर एक्टिविटी नहीं है करने को, पर कोशिश करिए आप अपने आप को किसी भी तरीके से ज़्यादा एक्टिव कर सके फिजिकली, और इंडिपेंडेंट रहें। सबसे बड़ी बात फीमेल्स के लिए स्पेशली इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है इस एज में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल इश्यूज़, पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ इस एज में होने के चांसेस हैं, क्योंकि मेनोपॉजल एज आने लगती है। तो अपने आप को कोशिश करिए कि आप स्क्रीन टाइम कम करके अपना टाइम बाहर ज़्यादा स्पेंड करिए, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करिए, खुद को और इंडिपेंडेंट बनाने के पैतरे और तरीके ढूंढिए। अगर आप किसी अर्निंग सोर्स को भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे भी स्टार्ट करिए। हाँ, और नेक्स्ट है बी अटेंटिव टू योर स्लीप टाइम एंड वेकअप टाइम। सोने का समय और उठने का समय ये बहुत ज़रूरी है इस एज में। तो भी आप अपना एक रूटीन सेट कर लीजिए कि आप इतने बजे सो रहे हैं और इतने बजे उठ रहे हैं। एक एवरेज नॉर्मल टाइम 9 to 10 o'clock है, और वेकअप टाइम शुड बी अराउंड 5 to 6। अगर आप 9 बजे सो रहे हैं और सुबह उठकर सबसे पहले 1 घंटा खुद को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, इसे ज़रूर दीजिए, और ये आपके प्रॉपर बॉडी सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। और फ्यूचर में ओल्ड एज रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, डिमेंशिया है, फॉरगेटफुलनेस है, अल्जाइमर्स है, ये सारी मेमोरी रिलेटेड इश्यूज को अवॉइड करेगा। सो अपनी स्लीप और वेकअप टाइम पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। अननेसेसरी पार्टीज़ इस एज में अवॉइड करिए, अननेसेसरी नाइट आउट्स को अवॉइड करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेट योर लिटिल मोमेंट्स, बी एडवेंचरस। जो एडवेंचर आपकी लाइफ में आप अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं, और अब तक आपके दिमाग में आपकी बकेट लिस्ट जो बाकी है उसे पूरा करिए। एक्सेप्ट द चेंज, अपने लाइफ में चेंजेस को और एक्सेप्टिंग बनाइए, अपने आप को और फ्लेक्सिबल बनाइए, ग्रजेस को जाने दीजिए। आपकी जो इंटरनल फैंटेसी है या इंटरनल ऐसी कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई है, उसे पूरा करिए। चाहे तो आप अपने पार्टनर से भी इसे डिस्कस कर सकते हैं। आजकल की एज ग्रुप के लिए, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये ज़्यादा होता है कि दे हैव आजकल अडल्ट्री और मल्टीपल पार्टनर्स बहुत होते हैं, बहुत कॉमन है। तो सी टू इट कि आप इस एज तक स्टिक टू योर सिंगल पार्टनर, और अपनी फैंटेसीज़ के लिए भी आप उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ताकि वो आपको और हेल्प कर सकें इसे पूरा करने के लिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट करिए, और केयरिंग हो सकते हैं खुद के लिए, सेल्फ केयर के करिए, और अपने स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि उनका आखिरी पड़ाव है, उनकी लास्ट इनिंग चल रही है। तो ट्राई टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, क्योंकि उनको आपके नर्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनका ख्याल रखना आपकी इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको लाभदायक लगा हो, आपको लगा हो कि इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल गई है, तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने ओपिनियंस भी मुझे आप भेज सकते हैं मेरे ईमेल पे और नीचे कमेंट बॉक्स पर। सो आगे और अपकमिंग वीडियोस के लिए ट्यून रहिए विथ मी इस चैनल पर, साइको टॉक विद डॉक्टर श्रुति। बाय बाय।